हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो टर्म वन का हमारा लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और 5 नंबर का आने वाला है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा बातें आपको इसमें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डाटा है, बायो है, आप इसमें चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, वो लेफ्ट साइड में ही होता है। ठीक है कि नहीं, हमारे 5 फिंगर हैं, मतलब वो 5 ही हैं, आप उसे नहीं चेंज कर सकते। तो बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं चाहूँ, और ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी के 8-10 पेजेस ही हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे, उनको अच्छे से पढ़ लेना भाई, नहीं कटेगा कोई भी नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, एक बहुत बढ़िया बात लिखी गई है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग सिस्टम इज दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मोलिक्यूल। कि जो अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स कहते किसे हैं, बायोमोलिक्यूल्स किसे कहा जाता है? अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन करूं, बायोमोलिक्यूल किसे कहोगे आप लोग? those organic compounds those organic compounds which are useful for the growth and maintenance of living organisms। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जरूरी हैं, या फिर आप सिंपल सी बात लिख सकते हैं इसमें, दोज कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हो, दोज कंपाउंड्स विच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है कि नहीं? ओके, बहुत शानदार। जस्ट अ सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स कई तरह के होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सबसे पहले हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स, के बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, के बाद हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन्स। ठीक है ना, वाइटामिन्स के बाद हमारे पास आ जाएगा भैया एंजाइम्स, के बाद हमारे पास आ जाएगा हार्मोन्स। कई तरह के हैं, मतलब किसे कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स? वो कंपाउंड जो कि जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। इनमें से भी जो बिल्कुल जिनके बिना काम चलेगा ही नहीं, ये हमारे लिए एसेंशियल है। ये हमारी बॉडी को रेगुलरली चाहिए, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले चीज़ यही देखी जाती है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें लिखा भी गया है दैट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर essential constituents of our food. The biomolecules interact with each other and constituents the molecular logic of life process. In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salt also play an important role in the function of organisms. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट इज जस्ट लाइक अ फ्यूल। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, ऐसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल हमारे लिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारे खाने का मोस्टली पोर्शन आता है वो प्लांट से आता है। ठीक है कि नहीं? एंड फॉर्म अ वेरी large group of naturally occurring organic compounds. Some common example of carbohydrates are cane sugar, glucose, starch। और इनमें से मोस्ट ऑफ देम का जो फॉर्मूला होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो शब्द निकल के आया है, कार्बोहाइड्रेट जो शब्द निकल के आया है वो निकल के आया है कहां से? हाइड्रेट ऑफ कार्बन से। कहां से निकल के आया ब्रो? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। दीज आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कैसे बनता है आपको पता है? पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, एक्स टाइम्स ऑफ CO2 एंड वाई टाइम्स ऑफ H2O, एंड एक सनलाइट जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ये हो जाता है CxH2O CxH2O एंड एक्स टाइम्स ऑफ O2 यहाँ से रिलीज होता है। आपने देखा होगा पेड़ पौधे जब अपना, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये होता है। तो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला CxH2O होता है, बट
हर जगह ये चीज़ अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। मतलब कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ पर ये फॉर्मूला होता है बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं होता बट वो कार्बोहाइड्रेट होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर आप इसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, C2H4O2। हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो ये है बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अब इसी जगह पे एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट है राहमनोज लिखा गया है, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखे हैं। एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, बनने पे आए तो। बाकी मैं चाहूँगा मतलब मेरे जाने से सीबीएसई वाले कुछ करेंगे भी नहीं, बट इतना ज़्यादा भी ना करें। राहमनोज, ठीक है ना, तो जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। अब देखो ये हाइड्रेट नहीं है, हाइड्रेट का मतलब होता है H2 प्रॉपर बैलेंस बनना चाहिए था। हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 5 है, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा बट ये कार्बोहाइड्रेट है। तो बहुत प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है इन लोगों की, बिल्कुल जो हर जगह एप्लीकेबल होगी। तो लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट्स आर, दीज आर, ओके बहुत शानदार, दीज आर ओप, क्या हो रहा है भाई, क्षमा, दीज आर, भाई भाई भाई, हाँ यार ऐसे मत करो भाई, एग्जाम डेज आ रहे हैं और आप ऐसे, नहीं लिख, मैं यहीं से एनसीईआरटी में से ये लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, शायद इस पेज पे धोखा ज़्यादा हो रहा है। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव समझते हो ना, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ये डेफिनेशन आपको आगे क्लियर होने लगेगी जब बस ये बहुत सारे एग्जांपल देखोगे। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये वो सब्सटेंस होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड यूज किया, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन मेनली जो आपको इनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगे मिलेंगे वो मिलेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन लगा मिलने वाला है। ठीक है कि नहीं। अब इनको अगर आप क्लासिफाई करना चाहो तो दो तरह से आप इनका मेजर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। कौन कौन सा भाई, पहला शुगर, अरे भाई क्या ही हो रहा है, पहला होगा भाई शुगर और दूसरा होगा नॉन शुगर, नॉन शुगर। अब बात है कि शुगर किसे कहेंगे हम लोग, शुगर किसे कहा जाता है, विच आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, एंड दीज आर टेस्टलेस, इनको कोई भी टेस्ट नहीं होता। अगली बात करें, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या होते हैं ब्रो, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दीज आर एमरफेस सॉलिड, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास बात ये भी होती है दैट दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं। दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलते। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आ जाएगा सुक्रोज, और इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आ जाएगा स्टार्च। ठीक है, अब इधर फोकस करते हैं। ओके बहुत शानदार, ध्यान दीजिए इधर। Some of the carbohydrates which are sweet in taste, these are called sugar, and the most common sugar which is used in our homes is named as sucrose, whereas the sugar present in milk is known as lactose। ये एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि लैक्टोज, मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है सैकराइड्स, और सैकराइड्स का मीनिंग भी शुगर ही होता है, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स, इनको हम लोग सैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कार्बोहाइड्रेट्स की, कई तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन की जा सकती है वो की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या मतलब हुआ इसका, कि आप इनको पानी में डाल के ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो यहां से इनके 3 पार्ट निकल के आते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है डाइसैकेराइड। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास बात ये भी होती है दैट दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं। दीज आर
ओलिगो सैकेराइड्स। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए मोनोसैकेराइड्स किसे कहा जाएगा? मोनो मतलब जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट विच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड लिखा गया है। मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? ये सबसे सिंपल होते हैं, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है कि नहीं। एंड अगर आपसे पूछा जाए कितने मोनोसैकेराइड है, अप्रोक्स 20 मोनोसैकेराइड्स हैं। जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो वर्ड का मीनिंग होता है ब्रो फ्यू, ठीक है। अगर आप इनको डिकम्पोज हाइड्रोलाइज करवाना चाहोगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे। ओलिगो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका, सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब आप इसमें पानी मिलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और आप इसे ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सुक्रोज, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसैकेराइड है। ये क्या कहलाता है? फ्रुक्टोज, जो कि एक मोनोसैकेराइड है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है। अगर आप सैकेराइड्स को फर्दर क्लासीफाई करना चाहो तो, लाइक डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसे कहेंगे? जो 2 मोनोसैकेराइड देंगे। ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड जो 3 मोनोसैकेराइड देंगे। एंड टेट्रासैकेराइड जो 4 मोनोसैकेराइड देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात लिखी गई है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, कि जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का एंड दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है फ्रुक्टोज का। बट अगर यहाँ पर माल्टोज की आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही मिलने वाले हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है पॉलीसैकेराइड। सिलेबस में नहीं है बट यहाँ से तो आएगा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है सिलेबस के लिए, बट थोड़ा सा ओवरव्यू तो लेना है। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जिनको ब्रेक करने पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको मोनोसैकेराइड के। पॉली नाम से ही क्लियर है, मैनी। तो इनको ब्रेक करने पे कितने मिलते हैं? 100 टू सॉरी मोर देन 10 जो भी आएगा वो इसमें। एग्जाम्पल क्या रहेगा? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ठीक है कि नहीं। एंड पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। क्या था ना अभी? शुगर, नॉन शुगर, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग स्टार्च, ठीक है ना। स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। एन टाइम्स होता है और एन यहाँ पर 100 to 3000 होगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाने का मतलब इसमें पानी मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देन आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये हो जाएगा C6H12O6 एन टाइम्स, और एन की वैल्यू यहाँ पर 100 to 3000। ये सारे आपको ग्लूकोज ही मिलने वाले हैं। बाकी इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है रिड्यूसिंग शुगर में एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो रिड्यूस कर दे। किसको रिड्यूस कर दे? टॉलरेंस रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को। 2 केमिकल होते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। और जो रिड्यूस ना कर पाए, जो रिडक्शन ना करवा पाए, किस पे? टॉलरेंस रिएजेंट पे, फैलिंग सॉल्यूशन पे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलने वाले हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और एग्जांपल आएगा इसका सुक्रोज। सुक्रोज एक बहुत बड़ा एग्जांपल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। लास्ट ईयर का जो सैंपल पेपर था इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, प्लीज देख लेना, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड्स को अगर आप क्लासीफाई करना चाहो तो आगे क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर आपको मिलेगा एक तो कीटोज, एक आपको मिलेगा एल्डोज। कीटोज किसे कहेंगे हम लोग? विच कंटेन कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर आपको कीटोन मिलेगा एज फंक्शनल ग्रुप। और एल्डोज किसे बोलने वाले? विच कंटेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है कि नहीं। जहां पर कौन फंक्शनल ग्रुप होगा ब्रो? एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप का काम करने वाला है,
ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इनमें को ना अगर आगे नंबर ऑफ कार्बन्स में भी होते हैं, लाइक अगर कहीं पर 3 कार्बन है तो उसे आप लोग बोलोगे कीटोट्रायोसिस, ठीक है, और अगर वो एल्डिहाइड है तो उसे एल्डोट्रायोस। अगर 4 कार्बन है तो कीटोन है तो कीटोटेट्रोज, एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोज। इसी तरह से ये 6 वाला इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं एक एल्डोहेक्सोज की बात करूं तो एल्डोहेक्सोज आपके पास होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। और कीटोहेक्सोज क्या होता है, फ्रुक्टोज। इनके स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, कीटोन की तो नहीं, ग्लूकोज की कई सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखनी है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज अक्कर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, जितने भी मीठे फल होते हैं वहां पर ग्लूकोज होता है। आपने देखा कई इंसान मोटे हो जाते हैं, मैं मोटा नहीं हूँ, ठीक है, वो मोटे क्यों हो जाते हैं, वो बहुत मीठा खाते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, वो काम उतना करते नहीं है, काम करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बताओ, बैठ के क्लासे लेते हैं आजकल के टीचर, क्या बोलूँ, कलयुग आ चुका है। स्वीट फ्रूट्स, हनी, राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, ठीक है कि नहीं। इसको बनाने के तरीके क्या हैं, 2 बड़े फेमस तरीके हैं ग्लूकोज को बनाने के। कौन कौन से, सबसे पहला फ्रॉम सुक्रोज, सबसे पहले सुक्रोज से बना सकते हो। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C6H12O6 और यहाँ पर C6H12O6। और आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास रहता है फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से बना सकते हो आप लोग, ठीक है ना। स्टार्च से कैसे बनाओगे, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और ये n टाइम्स होता है, n की वैल्यू यहाँ पर 100 to 3000 है। और यहाँ पर आप इसमें पानी डालोगे, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी ग्लूकोज में, C6H12O6 में, ठीक है। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। ये इसकी अगली प्रिपरेशन बता रखी है, यहाँ पर स्टार्च हो सकता है या फिर सेल्यूलोज हो सकता है। टेम्परेचर मेंशन किया है 393 केल्विन। आगे मूव करते हैं, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज इनकी नेचर होती है डेक्सट्रोरोटेटरी, थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को। इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, अगर उसकी सिंपलर यूनिट की बात करें तो जनरली आपको वो ग्लूकोज ही मिलेगा, ठीक है। एंड इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। क्या बात है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो क्या पाया जाता है दादा, ग्लूकोज पाया जाता है। इसकी कई सारी रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, ग्लूकोज को अगर आप बनाना चाहो, बाकी इन्होंने सही तरह से नहीं, इन्होंने पहले रिएक्शन दे दी जो कि मुझे दिल से बुरा लगा, फीलिंग सैड विद आपके साथ। देखिए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने क्या बोला कि एक हेक्सोज होता है। हेक्सोज का मतलब क्या होता है ब्रो, कि इधर एल्डिहाइड लगा होगा, एल्डोहेक्सोज होता है, एल्डिहाइड लगा होगा। बाकी जो 4 कार्बन है ना, उन सब पे क्या लगा होगा, अब इधर उधर बॉन्ड होंगे, HOH लगा होगा। H थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, मैं डिटेल में स्ट्रक्चर बताऊंगा, घबराना मत आप लोग। और नीचे क्या लगा होगा, CH2OH। ये हमारा एक ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की सबसे पहले इन्होंने रिएक्शन करवाई है विद HI। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, CHO, यहाँ पर CHOH4 और यहाँ पर CH2OH, ठीक है, रिएक्शन करवा दी। अब जब आप इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाते हो और इसको हीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक गर्म किया जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग एक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये ना HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, बहुत आसानी से अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, रिडक्शन करवाएगा। तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन निकल जाएंगे, इनकी जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन हट जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर C6H14, इसे बोलते हैं एनहेक्सेन, ठीक है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखो रिएक्शन करनी तो नहीं आएगी क्योंकि पेपर तो आपका MCQ की फॉर्म में है। पेपर में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि जब आप इसकी ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करवा रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है दैट कि 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, कि यहाँ पर जो 6 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं,
समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है ग्लूकोज की विद हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ करवा देते हैं भाई। ग्लूकोज इज CHO और यहाँ पर CHOH4 और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज है और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी विद व्हाट, विद NH2OH। तो क्या ही होगा बताइए, यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NOH, इसे हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। ये जो NH2OH है और ये जो प्रोडक्ट बने इसे बोलते हैं ऑक्साइन। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ होती है। कार्बोनिल समझते हो किसे कहते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, और अगर आप इसकी रिएक्शन विद HCN करवाओ, जैसे कि ये आपके पास ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी विद HCN, देन आप क्या देखने वाले हो, ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदल रहा होगा, इस O के साथ H जुड़ेगा और यहाँ पर CN, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये CHOH4 और ये CH2OH, यहाँ पर H, कार्बन का पोर्शन कार्बन के साथ, इस तरह से लगता है। और ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, लिखा भी गया है ब्रो, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑन ग्लूकोज। इन रिएक्शन से हमें कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पता चलता है। आगे मूव करते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई गई है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर सकता है किसकी, CHO की। और CHO की ही ऑक्सीडेशन करता है। तो जब आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, जैसे कि ये हमारे पास है, ओके जस्ट अ मिनट, आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद ब्रोमीन वाटर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा COOH और ये CHOH4 और ये नीचे CH2OH। इसे क्या बोला जाता है भाई, इट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड। और ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है, इंडिकेट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप, कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड ही है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है एसिटाइलेशन, जिसमें आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए ये आपके पास एक ग्लूकोज है, CHO, यहाँ पर होगा CHOH4 और यहाँ पर होगा CH2OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी, किसके साथ करवानी है इसकी रिएक्शन ब्रो, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवानी है विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेटा जी क्या होगा, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ OH से ही प्रेम करता है अत्यंत, ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH और बाकी यहाँ पर क्या बच गया, CHO, ये CHO C डबल बॉन्ड O CH3, ये 5 टाइम्स लेना, ये लगेगा ना भाई, OH चला गया तो बाकी बचे पे ये, और नीचे भी CH2OH की जगह पे O C डबल बॉन्ड O CH3, ये 4 टाइम्स था तो इसको 4 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन चुका है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये जो बनी है हमारे पास, इट इज़ नोन एज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोला जाएगा इसे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये क्या, ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है, हर एक रिएक्शन कुछ सजेस्ट करती है। ये रिएक्शन सजेस्ट करती है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन कर देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। ये हमारे पास है CHO एंड ये होगा CH2OH, गलत लिख रहा हूँ मैं, CHOH4 और ये CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो बेटा जी आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवा दी है विद HNO3। HNO3 एक बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किया भी है P ब्लॉक में। तो ये क्या हो जाएगा, COOH, ये CHOH4 और ये COOH। इट इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज सैकरिक एसिड।
और ये रिएक्शन क्या सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल भी है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 4 हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सिर्फ यही प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अभी डिटेल में बनाएंगे हम लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पहले बना ही लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, और मैं चाहूँगा आप लोग एक्स्ट्रा फोकस रखें। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत बार आपको सिखाई दिया है। 1 मिनट यार, ये ना इसको थोड़ा सा और देखते हैं अगर चार्जिंग भी पे भी लग जाए तो ये ठीक है। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, अभी आप लोगों ने लिखा ग्लूकोज क्या होता है, एक एल्डोहेक्सोज होता है, एल्डोहेक्सोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। बनाओगे तो कुछ ऐसे CHOCHOH4 और ये CH2OH। इस बात पे मैं फोकस करूं इससे पहले आपको पता होगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं, विच रोटेट PPL, विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो यहाँ से 2 तरह के सब्सटेंस निकल के आते हैं, एक होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक होते हैं, ये आपने किस में पढ़ना है, ये आपने पढ़ना है हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स में, या पढ़ भी लिया होगा। एक होते हैं लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को, जैसे ये प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको रोटेट कर देते हैं टुवार्ड्स राइट, राइट की तरफ रोटेट कर देते हैं। ठीक है, और लेवो रोटेटरी किसे कहते हैं, विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट PPL टुवार्ड्स लेफ्ट। जैसे कि आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर उसको लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं, जैसे इसने इसको लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लेवो रोटेटरी बोलने वाले हैं। अब देखो बेटा, फोकस करने वाली बात क्या है, जैसे कोई आपको बोलता है कि एक स्ट्रक्चर बनाइए डी ग्लिसरल्डिहाइड का, ग्लिसरल्डिहाइड का, या फिर एक स्ट्रक्चर बनाइए एल ग्लिसरल्डिहाइड का, एल ग्लिसरल्डिहाइड का, तो आप कैसे बनाओगे। देखिए ग्लिसर का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3, ये CH लगा होगा और नीचे की तरफ क्या लगा होगा CH2OH, ये CH, ये C और ये CH2OH, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है ये वाला, इसमें क्या लगा होगा बेटा, अगर OH इन राइट हैंड साइड है, OH अगर राइट हैंड साइड में है देन इट इज D। याद रखिए D में क्या होता है, OH इन राइट हैंड साइड, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है देन इट इज L, OH इन लेफ्ट हैंड साइड। अगर किसी में OH लेफ्ट हैंड साइड में लगा है तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं ब्रो, L बोलने वाले हैं। और बहुत ही गंदा सा मजाक हो गया मेरे साथ, मैंने माइक बड़ी दूर लगा रखा था यार, क्या ही बोलूँ अभी मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एंड ठीक है, एक तो ये बन जाएगा हमारे पास, और चलिए बात स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट। अब ग्लूकोज का लाइक हम लोग फिशरमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, ग्लूकोज के लिए बनाते हैं। ग्लूकोज जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्लूकोज में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है भैया, एक एल्डिहाइड ग्रुप। ये फिर स्टार्ट हो गया। कुछ इस तरह से ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है CH। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगा होगा इसमें CH2OH। ग्लूकोज का अगर नाम लिखते हैं ना, पता कैसे लिखते हैं, ग्लूकोज का नाम लिखा जाता है D प्लस ग्लूकोज करके, D प्लस ग्लूकोज। अब मैं आपको एक एक चीज का मतलब समझाता हूँ। D फैमिली होती है, और D का मतलब होता है OH इन राइट हैंड साइड, OH इन राइट हैंड साइड एट सेकंड लास्ट कार्बन या एट कार्बन नंबर 5। और यहाँ पर प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड इसका मतलब होता है OH इन राइट हैंड साइड टू द कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें OH आपने राइट हैंड साइड में लगा देना है।
तो देखिए कैसे करोगे। जैसे 2 कार्बन हो चुके हैं, 3, 4, 5, 6। पहले तो इसके डी नाम पे फोकस करो। डी का मतलब है OH इन राइट हैंड साइड एट कार्बन नंबर 5। ठीक है, अब प्लस पे फोकस करो। प्लस का मतलब होता है OH इन राइट हैंड साइड एट कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको घुमा देना है। इसको घुमाएंगे तो ये OH H, फिर घुमा देंगे H OH, इस तरह से। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसके आप लोग क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। क्लोज चेन में 2 फॉर्म निकल के आती हैं, एक अल्फा फॉर्म निकल के आती है और एक इसकी बीटा फॉर्म निकल के आती है। अल्फा का देखिए होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पर देखिए अगर आप CHO को लिखना चाहो तो CHO को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपके दिल है तो H और ये डबल बॉन्ड O, तो ये आप इधर लिंक कर दो कुछ इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा C और इसका ऑक्सीजन इस तरह से इसके साथ लिंक हो गया। ठीक है, ये नीचे ऐसे CH2OH और ये H। अब इसका ऑक्सीजन अगर नीचे आया है, जैसे ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो ये नीचे आया है, तो इसका OH भी तो ऊपर जाएगा। अब ये OH आप भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, OH H, इसी को अल्फा फॉर्म बोलते हैं। अल्फा फॉर्म में क्या होता है, OH इन राइट हैंड साइड एट कार्बन नंबर 1। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा जो भी दे रखा है, लाइक यहाँ पर H OH फिर OH H फिर H OH। बीटा फॉर्म में क्या होता है, बीटा फॉर्म में क्या होता है, OH इन लेफ्ट हैंड साइड एट कार्बन नंबर 1। देखिए ऑक्सीजन को लिंक कर दोगे, ये C, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये H और ये क्या होगा भाई CH2OH, बाकी सब कुछ इधर H OH, इधर OH H, इधर H OH, बिल्कुल सेम। बस ये कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, OH H, और ये हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी दादा, बीटा फॉर्म बन जाने वाली है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाता है। एक इसकी हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाई जाती है। कौन सी प्रोजेक्शन बनाई जाती है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। ये तो फिशरमैन थी हैवॉर्थ। जब आप ग्लूकोज की हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाते हो तो वो किससे मिलती जुलती होती है भाई, वो हमारी मिलती जुलती होती है पायरोन से। पायरोन आप देख लीजिए कुछ इस तरह से हमारा पायरोन होता है ये। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने क्या करना है, अल्फा डी ग्लूकोज बनानी है। अल्फा डी ग्लूकोज की अपनी हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनानी है। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको उठा के लेके चलते हैं उधर। ओके, इधर आइए भैया। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज है। और भाई साहब क्या होगा, ये कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है ये हमारे पास। अब इससे क्या करोगे, जब इसकी हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाओगे तो देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। यहां पर ऑक्सीजन, ये होता है कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। पहले 6 को लगा दो, 6 पे क्या हो जाएगा CH2OH। बाकी जो भी है इसको देख के आपने लेफ्ट अबव कर देना है, लेफ्ट अबव। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट में क्या है H, इधर OH, तो लेफ्ट अबव करना है। ये क्या रहेगा भाई HOH, सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट अबव HOH, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट अबव OH, फोर्थ पोजीशन पे लेफ्ट अबव HOH। फिफ्थ पोजीशन के लिए हमारी जगह है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, H कर देंगे बेटा। क्लियर है, ये हमारा क्या बन गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बन गई। अब आपने अगर बीटा डी प्लस ग्लूकोज की हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनानी है तो कैसे बनाओगे। ठीक है, बीटा में पता है ना आपको क्या होता है, बीटा में क्या होता है बेटा जी, इधर OH जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाता है, ये OH है, ये H है। बस फिर फर्स्ट पोजीशन पे चेंज आया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे चेंज आ जाएगा। और क्या चेंज आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा OH और इधर आपका आ जाएगा H, बाकी सेम है, कुछ भी नहीं होता। लेफ्ट अबव करना है, रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट अबव करना है और सिंपल है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज दादा के बारे में बहुत कम कहानियां हैं। तो फ्रुक्टोज क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज है। कीटो का मतलब जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो, और हेक्सोज का मतलब जिसमें 6 कार्बन हो। ठीक है, और ये कैसे मिलता है आपको, अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स लाइक
सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा के, ठीक है। और इट इज अ नेचुरल मोनोसेक्राइड फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट से ही एक शब्द निकल के आया है फ्रुक्टोज, ठीक है। इसके अलावा हनी, वेजिटेबल्स, इट इज इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर, स्वीटनर समझते हो, जो स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और भाई साहब बना दीजिए, क्योंकि ये क्या है, एक कीटोहेक्सोज है। कीटो का मतलब किसे कहते हैं, जिसमें कीटोनिक ग्रुप लगा हो, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। बाकी कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 पे तो क्या ही लग जाएगा, CH2OH। बाकी सब जगह बाकी सब जगह तो आपने बॉन्ड पूरे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका CH2OH ही लगेगा। बेटा इस पे आओ, इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है डी माइनस फ्रुक्टोज। इस बात पे थोड़ा फोकस करना, डी माइनस फ्रुक्टोज। डी इसकी फैमिली है, डी का मतलब क्या होता है, OH इन राइट हैंड साइड एट कार्बन नंबर 1, और माइनस का मतलब होता है लेवोरोटेटरी, और लेवोरोटेटरी का मतलब होता है OH इन लेफ्ट हैंड साइड एट कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इधर OH H एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर अगर आप फोकस करो तो ये घूम जाता है HOH, ये डी माइनस। डी का मतलब होता है 5th कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में, माइनस का मतलब होता है लेबोरेटरी OH इन लेफ्ट हैंड साइड कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। अब देखिए बेटा, ये आपके पास बन गया, क्लियर है। अब देखिए आगे इसके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, बहुत शानदार, आप देख पा रहे होंगे, फील आ रही होगी आप लोगों को, नहीं फील आ रही है तो फील दिलाते हैं थोड़ी सी। देखिए जैसे कि ये आपके पास डी फ्रुक्टोज है, आप लोग इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते टाइम क्या करोगे, आप इसके ऑक्सीजन को लिंक करोगे इधर, ठीक है। आपने इस कार्बन का ऑक्सीजन लिंक कर दिया, ये है CH2OH, ये H, बाकी HOH OH H। जब आपने इसका ऑक्सीजन लिंक किया है तो ऑब्वियसली इसका OH भी जाएगा, और ये मान के चलो आप लोग बना रहे हो अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। अल्फा का मतलब क्या होता है, इसका OH राइट हैंड साइड में आएगा, OH इधर, और इधर क्या आ जाएगा बेटा जी आपका CH2OH। सिमिलरली आप इसकी बीटा फॉर्म भी बना सकते हो इसी की, जैसे ये है आपके पास, इसकी बीटा फॉर्म भी बनाई जा सकती है। बीटा फॉर्म कैसे बनाइएगा, बीटा में क्या आ जाएगा कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 मतलब जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, उसमें ये OH इधर कर दीजिए बस, और कुछ भी तो नहीं है यार, OH और ये CH2OH। जब आप इनकी हैवोर्थ प्रोजेक्शन बनाते हो, हैवोर्थ प्रोजेक्शन इसकी कैसे बनाई जाएगी, इसकी हैवोर्थ प्रोजेक्शन होती है फ्यूरॉन से मिलती हुई, याद रखिए, ग्लूकोज की पायरोन से मिलती है और इसकी फ्यूरॉन से मिलती है। इस स्ट्रक्चर को फायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, जैसे ये है, देखिए ये ऐसे है, यहां पर होंगे कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, पहले 6 वाला लगा लोगे, ये वाला 6 वाला रहा, ये फर्स्ट वाला, लेफ्ट अबव होता है, जो लेफ्ट में है वो ऊपर, बाकी नीचे, फिर जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी आपकी 3rd आएगी, फिर लेफ्ट अबव OH H, फिर 4th आएगी लेफ्ट अबव, और बीटा में कुछ भी नहीं होगा, बीटा में सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, क्या, ये जो है आपके पास ये CH2OH जो पिछले वाले में ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो OH नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, और ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं किसके, कीटोज का, ठीक है। और ये अल्फा बीटा फॉर्म होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके बाद सुक्रोज की बात कर लेते हैं। सुक्रोज आपको पता है, सुक्रोज टूटने पे क्या देता है हमें, एक तो वो देता है ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किस लिंकेज से जुड़े होते हैं भाई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये है C12H22O11, इसमें पानी मिलाया तो आपको एक ग्लूकोज मिला, एक फ्रुक्टोज मिला। अच्छा समझिएगा, सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है,
जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनमें से एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और एक लैबोरोटेटरी है। और लैबोरोटेटरी जो होता है वो ज्यादा लैबोरोटेटरी होता है, मतलब एक डेक्स्ट्रो फॉर्म से आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो लैबो फॉर्म में मिला है। ये जो आपके पास मिक्सचर बना है इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्यों? क्योंकि इसने रोटेशन चेंज कर दी, डेक्स्ट्रो से सीधा लैबो चला गया, इसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? कुछ मिसिंग है शायद। और याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो आपस में जुड़े होंगे इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपके पास तीन तरह के बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड लिंकेज मिलेगी, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मिलेगी, पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट समाप्त होता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्रोटीन्स की तरफ, कि प्रोटीन्स का क्या फंडा है। तो बात स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे पास? प्रोटीन जो है एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटियोस से शब्द निकला है, और जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो हमारी बॉडी बनती है वो प्रोटीन से बनती है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है वो प्रोटीन होते हैं, दैट्स व्हाई इनको बोला जाता है प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। पूरा जो हमारा ढांचा है, ढांचा मतलब हड्डियां तो चलो फिर भी कैल्शियम वगैरह की हैं, बाकी ज़्यादातर हमारे में अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। कहाँ से मिलता है? मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट। अच्छा, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं भाई, उससे पहले वेजिटेरियन के भी ऑप्शन हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप वो भी देख सकते हो। आगे मूव करते हैं। तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन एक पॉलीमर है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर। prepared by the monomer of अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ये एक पॉलीमर है जो कि बनाया जाता है बाय द मोनोमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। देखिए होता क्या है, जैसे कि कार्बन है, ठीक है, अब कार्बन है तो एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड वर्ड यूज किया जाता है फॉर COOH। अमीनो यानी कि यहाँ पर क्या लगा होगा भाई? NH2, H, और यहाँ पर R मीन्स कोई भी एक ग्रुप होगा, और ये ग्रुप बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाला है इसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर COOH के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। COOH के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये अल्फा है, इस पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं दैट्स वाई इसका नाम अल्फा अमीनो एसिड है। अगर यहाँ पर एक कार्बन होता है उस पर कुछ लगे होते तो बीटा, इसी तरह से गामा, डेल्टा या डेल कुछ भी होता। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, यही बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है? ऑल अमीनो एसिड्स हैव ट्राइवल नेम यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स। मतलब जितने भी हमारे प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। आपको याद होगा 20 मोनोसैकेराइड होते थे, 20 ही हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स भी होते हैं। जैसे ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन शब्द निकला है ग्रीक वर्ड से ग्लाइकोज से, जिसका मतलब होता है स्वीट। उसके बाद ट्रायोसिन है, ये चीज से बना था, इस वजह से इसका नाम ट्रायोसिन रख दिया। मतलब आपने इसमें जाना नहीं है, आप एक दो जो मेंशन है उनके बारे में तो आप लोग देखोगे ही। अब देखिए नेक्स्ट बेटा जी, जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होते हैं ओके, जो हमारे जितने भी हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। याद रखिए, ऑल दी अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं दादा ये। ठीक है, और बात करें, इनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ग्लाइसिन ने ऐसी क्या खता कर दी कि ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, ये कार्बन है, इधर लगा होगा COOH, इधर लगा होगा NH2, इधर लगा होगा H, और इधर लगा होगा H। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है ऑफ एलानिन। एलानिन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या होता है? C एंड
यहाँ पर COOH, इधर NH2, ये तो सेम ही रहता है, ये H और ये CH3। ये जो सब्सटेंस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये क्या है अभी हमारे पास, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा क्यों? देखिए बेटा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारे पास अकायरल है। अकायरल किसे कहते हैं? जिसमें एक कार्बन जो है मतलब सेम एटम से ग्रुप बना लेता है। सेम एटम से ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, अलग अलग से ग्रुप बनाना, अलग अलग से बॉन्डिंग करनी चाहिए। अगर अलग अलग से बॉन्डिंग की, जैसे इसने देखो इस कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं वो अलग अलग ग्रुप से पूरे हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज ब्रो अकायरल, सॉरी कायरल। एंड जिसमें कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब अल्फा अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, कई सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल। उसके बाद हमारे पास आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, इसके बाद हमारे पास आते हैं बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, तीन तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल का तात्पर्य क्या है? न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ COOH ग्रुप इक्वल होते हैं नंबर ऑफ NH2 ग्रुप के। ठीक है, एसिडिक ग्रुप, एसिडिक किसे कहेंगे बेटा? जहां पर देखिए COOH एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगर कहीं पर COOH ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड हमारा एसिडिक है। मैं एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को, इवन मैं साथ के साथ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन, ठीक है, और भाई साहब या फिर एलानिन। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जहां पर नंबर ऑफ COOH ग्रुप कम हो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से। अगर कभी COOH ग्रुप कम होते हैं NH2 ग्रुप से, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा अमीनो एसिड है ब्रो, ये हमारे पास बेसिक है। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बुक में मेंशन भी किए हैं। लाइक न्यूट्रल कौन से होते हैं? ग्लाइसिन एंड एलानिन। ठीक है, इसके अलावा बेसिक कौन सा है? लाइसिन। आई होप मैंने लाइसिन ही लिखा था, लिखा नहीं था एग्जाम्पल। लाइसिन, लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड जो है वो क्या होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है। किस तरह से? एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल किसे कहते हैं? जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, जिनको हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, जिनकी जरूरत हमें बाहर से पड़ती है। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जिनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। ये 10 होते हैं नंबर्स में, और ये भी 10 होते हैं। ठीक है, तो कांट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, बॉडी नहीं बना सकती हमारी। ठीक है, और ये कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, सो नीड नॉट टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट। इनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल कौन से हैं सर हमारे पास एसेंशियल के और नॉन एसेंशियल के? जिन पे स्टार लगा हुआ है ना ब्रो, लाइक ये समझिए इस पे लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये लगा हुआ है, दीज आर एसेंशियल। और जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ, लाइक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसके अलावा ग्लाइसिन, एलानिन, ये सब क्या है हमारे पास? नॉन एसेंशियल है। जिन पे स्टार लगा हुआ वो एसेंशियल है, वो जरूरी है, वो हमें डाइट में रेगुलर सप्लाई करने पड़ेंगे। और जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ वो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं जी।
Amino acids are usually colorless crystalline solid. These are water soluble, high melting solid and behave like salt rather than simple amines और carboxylic acid. अब देखो ना यार, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, पानी में घुल जाते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब आगे मूव करते हैं कि जब हम इनको पानी में डालते हैं तो एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, फोकस कीजिएगा दादा, ठीक है, ये CH, यहाँ पर ये हमारे पास NH2 है, इधर ये H है और ये R है। आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, देन आप क्या देखते हो कि प्रोटॉन जो है माइग्रेट कर जाता है, प्रोटॉन माइग्रेट फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप से अमाइन ग्रुप की तरफ। तो क्या होगा, एक ड्यूअल आयन बनेगा, अ ड्यूअल आयन इज फॉर्म्ड। और ये ड्यूअल आयन जो होता है, क्या खास बात होती है इस ड्यूअल आयन की, दैट इट इज नोन एज ज्यूट्राइन, इसे ज्यूट्राइन बोलते हैं, एंड न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो बन जाएंगे ना। देखिए जब आप एक अल्फा अमीनो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हो तो प्रोटॉन की माइग्रेशन हो जाती है भाई, प्रोटॉन माइग्रेट कर जाता है, और जब ये माइग्रेट करेगा तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा C, ये R, ये COO नेगेटिव, ये NH3 पॉजिटिव, ये H, और बेटा जी इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ज्यूट्राइन। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ज्यूट्राइन बोलने वाले हैं। क्लियर है, जो कि न्यूट्रल होता है। अब ये जो न्यूट्रल होता है ना, एक खास पीएच पे होता है। अगर आपने उस खास पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं, जो ज्यूट्राइन होते हैं न्यूट्रल होते हैं, बट वो न्यूट्रल एक खास पीएच पर ही होते हैं। अगर आपने वो पीएच चेंज कर दिया, आपने उसको एसिडिक रेंज में लेके चले गए या बेसिक रेंज में लेके चले गए तो फर्क पड़ जाता है। और मुझे लग रहा है कि इससे एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 0.7 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये है C और ये है भाई साहब COO नेगेटिव, ये है हमारे पास NH3 पॉजिटिव, ये है इधर H और ये है इधर R। मान के चलो कोई भाई साहब उसको एसिडिक रेंज में लेके चला गया। एसिडिक का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे H पॉजिटिव होंगे। तो ये जो ज्यूट्राइन दादा है हमारे, ये अभी न्यूट्रल है। अगर आप उसे एसिडिक रेंज में लेके चले गए भाई तो क्या हो जाएगा, ये COH और ये NH3 पॉजिटिव। तो वो जो न्यूट्रल था वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा भैया, वो एग्जिस्ट करने लगेगा एक कटायन के फॉर्म में। ठीक है, और अगर आप मान के चलो से बेसिक रेंज में लेके चलेंगे, बेस है तो बेस क्या करते हैं, H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास ज्यूट्राइन है, इसके H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और ये C, ये R, ये COO नेगेटिव, इसका H पॉजिटिव गया तो ये NH2 और ये H, और ये बेटा जी क्या बन गया हमारे पास, जो कि जो ज्यूट्राइन हमारे पास अनायनिक न्यूट्रल था, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा, अनायन के फॉर्म में। आपसे पूछा जाएगा कि एक ज्यूट्राइन था जो कि न्यूट्रल था, आप उसे एसिडिक रेंज में रख रहे हो। एसिडिक रेंज में रखने का मतलब होता है pH लेस देन 7 है ना, पता है ना, वो लेस देन 7 है तो एसिड है, मोर देन 7 है तो वो बेस है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है दैट की except glycine all other naturally occurring alpha amino acids are optically active since the alpha carbon atom is asymmetric। बताया था ना, अकार्यल होता है। These exist both in D and L form। most naturally occurring amino acids have L configuration। पूछा जा सकता है, याद आप लोगों को जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो मोस्टली डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, अल्फा अमीनो एसिड हमारे मोस्टली एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और एल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एल फॉर्म का मतलब होता है NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कि जो आपका NH2 ग्रुप लगा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लगा होगा। क्लियर है, और ये यहाँ पर आपका ज्यूट्राइन बना के दिखाया गया है। देखिए इसका H पॉजिटिव माइग्रेट करके इधर आ गया तो ये ज्यूट्राइन बन गया। डाइपोलर आयन होता है, ड्यूअल आयन होता है, दो चार्ज होते हैं, ज्यूट्राइन बोलते हैं, एंड ये न्यूट्रल होता है। ठीक है कि नहीं, आगे मूव करते हैं। जब आप अल्फा अमीनो एसिड्स लेते हो, ठीक है, आपने दो अल्फा अमीनो एसिड ले लिए मान के चलो, ठीक है, एक आपने इधर ले लिया ग्लाइसिन,
ये C है, ये H, ये COOH, ये NH2। ठीक है, यहाँ पर ये C, ये CH3, ये COOH, ये NH2 और ये H, ये क्या है, एलानीन है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। कंडेंसेशन में क्या होता है कि देखिए इसका OH और इसका H यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जब OH और H बाहर निकल गए तो बाहर निकल के क्या बन गया, H2 बाहर निकल गया। तो ये C इधर, H इधर, NH2 इधर, CO इधर, NH, ये C, CH3 एंड H और ये COOH। ठीक है बेटा, जब भी दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उसे एक पेप्टाइड बनता है। दो अमीनो एसिड से डाइपेप्टाइड बनेगा। अगर कभी 3 अमीनो एसिड जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा। 4 अमीनो एसिड जुड़े हैं तो ऑब्वियसली टेट्रापेप्टाइड। इस तरह से ये कहानियां घटित होती हैं। ओके, और यहाँ पर ये जो है इसे क्या बोलते हैं, ये जो है इट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। ये जो CONH लिंकेज होती है इसे हम लोग क्या बोला करते हैं, इट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। क्लियर है। अब दो और इसका नाम अगर मैं करूं, इस पेप्टाइड का अगर मैं नाम करूं, देखिए ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है। इनके पहले 3 शब्द उठा लेते हैं, ग्लाई एला। एक ना दवाइयों की कंपनी थी रैनबैक्सी बोली नहीं सुना होगा, एक आते थे ऐड। तो वो जो 2 भाइयों की कंपनी थी, रणवीर सिंह, बख्शीश सिंह, तो वहां से शब्द उठा लिया रैनबैक्सी। तो ऐसे हो जाते हैं। ऐसे ही पेप्टाइड वालों ने भी सोचा हाँ यार हम भी ऐसे नाम कर देते हैं, मतलब क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ठीक है, अगर कहीं पर 3 अमीनो एसिड जुड़े हैं तो ट्राईपेप्टाइड होगा, 4 अमीनो एसिड जुड़े हैं तो टेट्रापेप्टाइड होगा, सो ऑन। इस तरह से कहानियां घटित होती चलती हैं। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं तो ऑब्वियसली उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। और पॉलीपेप्टाइड के लिए कितने अमीनो एसिड से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 10। अगर कहीं पर मोर देन 10 है तो उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। ठीक है, और अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में 100 से ज्यादा अमीनो एसिड है और उसका मोलिकुलर मास 10,000 U से ज्यादा है तो उसे हम लोग प्रोटीन की कैटेगरी में रख देते हैं। लेट मी रिपीट, अगर कहीं पर 10 अमीनो एसिड हैं से ज्यादा हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। और अगर 100 से ज्यादा हैं जिनका एटॉमिक मास 10,000 U से ज्यादा बना है तो उसे प्रोटीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ खास केसेस में हमारे पास है इंसुलिन दादा जो है, जिसके पास 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसको भी आप लोग प्रोटीन मान सकते हो। कुछ खास केसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनको क्लासिफाई किया जाता है प्रोटीन्स को। मैंने बोला ना कई तरह से क्लासिफिकेशन होती है। अगली जो क्लासिफिकेशन होगी ब्रो वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे। तो मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे 2 तरह के होते हैं भाई। पहला हमारे पास होता है फाइब्रस और दूसरा होता है हमारे पास ग्लोबुलर। ठीक है कि नहीं। फाइब्रस जिसके फाइबर टाइप से स्ट्रक्चर होता है, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है कि नहीं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर का क्या होता है, गोल मोल सा स्ट्रक्चर होता है। इसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल या स्फेरोइडल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसे होगा फाइब्रस में और ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब फाइब्रस का एग्जाम्पल अगर मैं करता हूं तो एग्जाम्पल प्लीज देख लेना। क्या एग्जाम्पल रहेगा फाइब्रस का, केराटिन और मायोसिन जो कि प्रेजेंट होता है इन मसल्स। और ग्लोबुलर का एग्जाम्पल क्या रहेगा, एल्ब्यूमिन्स एंड इंसुलिन। ठीक है, अगली बात करूं तो दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाइल दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में घुल जाते हैं दादा। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट, अब ये पानी में नहीं घुलते हैं तो इन पे टेम्परेचर का कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। दे शो नो चेंज ऑन चेंज विद टेम्परेचर, शो नो चेंज विद टेम्परेचर।
एंड इसकी बात करें तो ये बढ़िया वाला चेंज शो करते हैं, शो रिमार्केबल चेंज, रिमार्केबल, राइटिंग को इग्नोर करना, रिमार्केबल चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, केराटिन, मायोसिन, एंड इसका एग्जाम्पल रहेगा इंसुलिन एंड एल्बुमिन। इसके बाद प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, बायो वालों को तो बहुत आसान लगते हैं, बट साइंस नॉन मेडिकल वालों को थोड़े से टफ लगते हैं, बट मेरी एक पर्सनल सजेशन रहेगी इस लाइन को 3-4 बार आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। इट जस्ट लाइक क्लास, जैसे आप लोग फर्स्ट क्लास में थे कुछ कुछ आता था, सेकंड क्लास में थोड़ा और ज्ञान हुआ, थर्ड क्लास में और ज्ञान हुआ, फोर्थ क्लास में और ज्ञान हुआ, समझ रहे हो? तो भाई साहब कुछ इस तरह से इन प्रोटीन्स के साथ भी होता है। प्राइमरी प्रोटीन सबसे सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना इंग्लिश में, वैसे। सेकेंडरी में थोड़ा सा एडवांस चलते हैं और वो अल्फाबेट्स वर्ड बनने लग जाते हैं, वर्ड्स। टर्सरी में और ज्यादा एडवांस हो जाता है सिस्टम, और कैसे, लाइक एग्जांपल देता हूं, सेंटेंस बनने लग जाते हैं पूरे, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस। और क्वाटरनरी सबसे एडवांस तरह के प्रोटीन्स हैं, सबसे एडवांस स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जिसमें पूरा पैसेज बन जाएगा, पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना? इसमें क्या रहेगा? अल्फाबेट, इधर क्या रहेगा? वर्ड, इधर क्या रहेगा? सेंटेंस, इधर क्या रहेगा ब्रो? पैराग्राफ पूरा। ठीक है कि नहीं? इवन मैं स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा वाइब्स आ जाएंगी। जैसे ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सबसे आसान। ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी में थोड़ा सा और, क्वाटरनरी में और ज़्यादा उलझन बढ़ती जा रही है ना। जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, जिंदगी आसान नहीं होती जाती, जिंदगी बड़ी मुश्किल होती जाती है। जब तक बच्चे होते हैं ना, देखो छोटे बच्चों को देख के तुम्हें फील होता है अरे यार ये मजे ले रहा है, और आजकल तुम्हें टेंशन हो रही है, बट जैसे जैसे और लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, टेंशन का लेवल बढ़ता जाएगा। लाइफ इज जस्ट लाइक अ गेम, आगे बढ़ोगे लेवल मुश्किल होते चलेंगे और पार करने हैं वो। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या सजेस्ट करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, की अमीनो एसिड सिर्फ सीक्वेंस बताता है। अगर आपने किसी अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दिया तो, अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दिया तो वो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडवांस होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप निकल के आते हैं। कौन कौन से ब्रो? एक तो फाइब्रस, सॉरी गलत जा रहा हूं मैं, एक होता है हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, और एक होता है बीटा प्लीटेड। हेलिक्स कुछ ऐसे रहेगा और बीटा प्लीटेड कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है कि नहीं? देखिए क्या लिखा गया है, दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, कि वो किस तरह की शेप में एग्जिस्ट करता है, हेलिक्स में या प्लीटेड में। ठीक है, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। दिस स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच में और कॉन्टिन्यूसली चेन की फोल्डिंग होती जा रही है। Alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain form all possible hydrogen bond by twisting into a right-handed screw with the NH group। देख लीजिए आप, CO NH, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये CO NH, और इनके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसी को तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। नेक्स्ट बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, दैट ऑल पेप्टाइड, ये देख लो बीटा प्लीटेड में कुछ इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। All peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonding। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में किस तरह की बॉन्डिंग होती है भैया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के टाइप अगर मैं बताऊं आप लोगों को, टर्सरी स्ट्रक्चर के टाइप कौन कौन से थे, अभी किए थे, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ठीक है कि नहीं? क्या होता है? द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज दिस सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट
ऑफ दिस सब यूनिट्स। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सबको स्पेशल, स्पेशल बोलते हैं ना, इधर उधर पूरा घूम जाना। दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी बॉल्स है ना, ये अमीनो एसिड्स के बारे में बता रही है। आप देख लो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्वाटरनरी में ही मिलेगा। आगे मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ डीनेचुरेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोटीन इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए कोई भी हमारे पास एक प्रोटीन है, उसकी कुछ नेचुरल फॉर्म होती है, आप उसकी नेचुरल फॉर्म को खत्म कर दीजिए, ठीक है ना, इसी को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। नेटिव का मतलब होता है प्योर, ठीक है। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दिस, ग्लोब्यूल्स unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि आपके पास एक प्रोटीन है जो कि प्योर फॉर्म में था, आपने उसके साथ पंगे लिए, होता ना। अब पंगे लेने से भाई चीजें डिस्टर्ब हो ही जाएंगी ना। वो प्रोटीन था, आपने उसके साथ पंगे लिए। पंगे दो तरीके से लिए जा सकते हैं, लाइक विद द चेंज इन टेम्परेचर जो कि फिजिकल चेंज है, चेंज इन पीएच जो कि केमिकल चेंज है। दोनों चेंज में से अगर आपने कुछ भी किया तो क्या होगा कि वो जो प्रोटीन है उसका टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ता, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिक्कत दे जाएंगी। इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। लिखा गया है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन्स इंटैक्ट। एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कोएगुलेशन ऑफ एग्स। देखिए अंडे जो होते हैं, आपने देखा होगा अंडे जो पाए जाते हैं दादा, वो पाए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड नहीं होता, फ्लूइड टाइप से होता है वो। अगर हम उसे गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। डिस्टर्ब हो गया कि नहीं उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ऐसा क्यों हो। और इसके बाद कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध की दही जमाना। दूध जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, बट अगर उसके हम दही जमा दे बाय द चेंज इन पीएच, तो वहां पर भी उसका क्या है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है। और ये हम यहाँ पर हमारे जो प्रोटीन दादा है वो खत्म होते हैं। और इसके बाद हमारी बारी आती है किसकी भैया, न्यूक्लिक एसिड की। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड हमारे लिए ऐसा नहीं कि बाहर से मिलते हैं हमें, न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पढ़ते हैं, बहुत ये बड़ा फनी टॉपिक है इस चैप्टर का ना, न्यूक्लिक एसिड। एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मैनी वेज। देखो यार, हम जो होते हैं ना, हम अपने पूर्वजों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। हमारी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। हमारा बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं यार, ठीक है ना। हाउ आर दीज कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब हमारे दादा परदादा जैसे थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें उनसे मिली हैं। ये किसकी वजह से है, ये है पॉसिबल ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी। इसे बोलते हैं हेरिडिटी। एक पीढ़ी की प्रॉपर्टी दूसरी पीढ़ी में चले जाने को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। दादाजी न्यूक्लिक एसिड हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से। न्यूक्लिक एसिड आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। डीएनए इज ऑल्सो नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, याद आप लोगों को प्रोटीन पॉलीमर होते थे, प्रोटीन पॉलीमर होते थे ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ व्हाट, किसके पॉलीमर है ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, नोन एज, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसे अपन क्या बोलने वाले बेटा जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देने वाले हैं। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। अब देखो, इनके अंदर तीन चीजें होती हैं। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी है भाई तीन चीजें। पहला, एक शुगर, सबसे जरूरी पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर। फिर उसके साथ एक नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ा होता है, नाइट्रोजीनियस बेस।
और फिर जुड़ा होता है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड नहीं जुड़ा होता है, एक्चुअल में फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप। देखिए फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, बट जब वो लिंक करने लगता है तो उसके बहुत सारे H उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको हम फॉस्फेट ग्रुप बोल देते हैं। यहाँ पर आपको दो जो शुगर पाई जाती हैं, ये पेंटोज शुगर होती हैं, और पेंटोज शुगर का मतलब होता है जहाँ पर 5 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। कौन सी है? एक तो है बीटा डी डिऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी नाम से क्लियर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के अंदर पाई जाएगी। एक होती है राइबोज जो कि आरएनए के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। एक बार आप राइबोज के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। डीऑक्सी राइबोज में क्या है, यहाँ पर ये जो OH है यहाँ से ये O निकल गया है, तभी तो इसका नाम क्या है डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया भाई यहाँ से, ठीक है। सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकल गया। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास है बेस। टोटल 5 तरह के बेस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन एंड यूरासिल। इनमें से अगर मैं पूछूं कि डीएनए के अंदर कौन से हैं, डीएनए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे AGCT, और आरएनए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे भैया? AGCU, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है ना। और बस अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अंदर कॉमन क्या है, इनके अंदर कॉमन है AGC कॉमन है। अनकॉमन क्या है, नॉन कॉमन क्या है? थाइमाइन एंड यूरासिल जो है वो नॉन कॉमन है, ठीक है बेटा। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं, यहाँ पे 2 शब्द आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं। पहला एक, अरे यार ये क्या है भाई, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा? एक तो नाइट्रोजनियस बेस होगा, और एक क्या होगी? शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड, और एक फॉस्फेट ग्रुप। इसी जगह पे एक और शब्द आप लोगों को सुनने को मिलता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? एक तो बेस हो जाता है और एक शुगर हो जाती है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। मेन डिफरेंस ये होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है लगता है वो 5th पोजीशन पे लगता है, और अगर आपने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लिए हैं तो वो 3rd पोजीशन पे लगेगा, 5th पोजीशन पे लगेगा। क्लियर है? 1st पोजीशन पे बेस लगते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये आपको दिखा रखा है, ये आपके पास एक क्या है, देखिए 1st पोजीशन पे बेस लगा है, 5th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है दादा? आपका फॉस्फेट ग्रुप। 1st पोजीशन पे बेस लगा है और 5th पोजीशन पे क्या लगा है? आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो ये क्या बन गया? एक डाई न्यूक्लियोटाइड, और इनके अंदर जो लिंकेज पाई जाती है इसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप 2 शुगर के अंदर जुड़ रहा है तो वो किस किस पोजीशन पे जुड़ रहा होता है? 3-5 पे, याद रखिए 3 पे एंड 5 पे जुड़ता है। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप को 2 जगह लिंक करना है, 2 शुगर के साथ लिंक करना है, तो एक में वो 3rd पोजीशन पे लिंक कर रहा होगा, एक में वो 5th पे लिंक कर रहा होगा। मेन बॉन्ड उसका 5th वाली पोजीशन पे रहता है, ठीक है। इसके बाद मेन हमारा रहता है डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस। इससे ना आपको बहुत ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या है भाई? एक, अरे यार, एक होता है आपका, आई रियली डोंट नो ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। एक आपका होता है डीएनए और एक आपका होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए जो बहुत ज़्यादा चांस है कि न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो पाई जाती है बीटा-2 डिऑक्सी राइबोज, या फिर सिंपली आप लोग बोल सकते हो डिऑक्सी राइबोज। और इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो क्या पाई जाती है भैया? राइबोज, ठीक है ना। इसके अलावा
डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा बेस भी तो होते हैं ना, बेस कौन से होते हैं बेटा इसके अंदर होता है AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन, और इसके अंदर जो बेस होते हैं वो कौन से होते हैं AGCU, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डबल हेलिक्स, और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंगल हेलिक्स, सिंगल हक से सिंगल है ना, सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए का जो मेन काम होता है, डीएनए का मेन काम क्या होता है, ये ट्रांसफर कर देता है हेरिडिटी इफेक्ट को, ट्रांसफर हेरिडिटी इफेक्ट, हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आरएनए का मेन काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये मेन काम करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, प्रोटीन के निर्माण का जो मेन काम है वो आरएनए करता है, बट उसका जो मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, मैसेज जो स्टार्ट होता है वो होता है डीएनए की तरफ से स्टार्ट किया जाता है। डीएनए जो होता है भाई साहब कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाजू में एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, डीएनए के अंदर एक खास प्रॉपर्टी देखने को मिलती है विच इज नोन एज रेप्लिकेशन। डीएनए कैन रेप्लिकेट, डीएनए हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। क्या मतलब होता है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेट का मतलब होता है एक के दो, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, इस तरह से ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। आरएनए कांट रेप्लिकेट, आरएनए कांट रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं, और क्या बातें हैं, और बस यही मेन बातें होती है और कुछ भी नहीं होता। आई थिंक मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, मेन यही है। अब ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, डीएनए जो होते हैं रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकते तो इनकी संख्या जो है एज कंपेयर टू डीएनए बहुत कम होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं बट इनको चेंज किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी। आपने देखा होगा मैक्सिमम बच्चों के पास मोबाइल हैं और फिंगरप्रिंट वाले ही लेते हैं ज़्यादातर, बट कई बार मैच नहीं करता अगर थोड़ी सी भी ऑयली हो जाए तो। ठीक है, और या फिर क्रिमिनल्स के पास बड़ा अच्छा मौका रहता था बच जाने का, है ना, वो ग्लव्स वगैरह डाल के अपने फिंगरप्रिंट्स को छिपा सकते थे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक फिंगरप्रिंट दैट दिस अकर्स एट द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड हैव बीन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दिस कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी। इनको चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक फॉर अ पर्सन। ठीक है, डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, डीएनए के कई सारे सीक्वेंस होते हैं, उनमें से एक सीक्वेंस हर एक पर्सन के लिए यूनिक रहता है। ठीक है, और उस सीक्वेंस के बारे में नॉलेज ही क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इससे बहुत फायदा है। फायदा कहाँ पर है, फोरेंसिक लैब के अंदर अपराधियों को पकड़ने में इसका काम आ जाता है। डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये बड़ा फंडा रहता है कि कई बार ना जमीन जायदाद के बड़े रोड़े हो जाते हैं। ठीक है, और कोई आके क्लेम कर देता है कि नहीं ये मेरे पिताजी, इनकी जमीन पर मेरा हक है, देन वहाँ पर पैटर्निटी को चेक करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार बहुत भयानक भयानक एक्सीडेंट होते हैं। अभी एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत जी, तो वहाँ पर बॉडीज बहुत बुरी तरह से जल गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उन बॉडीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसे केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करती है। और कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डीएनए की हेल्प से उनको रीराइट किया जा सकता है, उनको दोबारा से बनाया जा सकता है। हमारे करनाल में एक एनडीआरआई है और एनडीआरआई में क्लोन बनाए गए थे। भैंस समझते हो ना, भैंस मैस बोलते हैं हमारी हरियाणा में उसको, उसके कान से कुछ लिया गया था, मतलब खून लेके डीएनए लेके उससे पूरी एक नई गाय बना दी, वो भैंस बना दी थी, गाय नहीं।
और उसके अंदर ना वो सारी प्रॉपर्टीज थी जो उसकी माँ के अंदर थी। ठीक है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर शायद मिसिंग है। हाँ, ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। मैंने बताया था ना 3-5 वाला होता है, और इसमें टी का ए के साथ बॉन्ड होता है, टी का ए के साथ डबल बॉन्ड है, और जी का सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। और इनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाता है। अगली बात करते हैं, आरएनए 3 तरह के होते हैं। अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर, आर का मतलब होता है राइबोसोमल, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर। इस तरह से, ठीक है ना बेटा? आगे मूव करते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यही होता है कि ये क्या होते हैं, जो डीएनए होते हैं वो रिजर्व होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रॉपर्टी। और आरएनए क्या करता है भैया? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, बट उसका जो मैसेज होता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये डीएनए करता है। एंड दैट्स ऑल इन न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर हमारा बायोमोलिक्यूल भी खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है।